आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं उसमें हम सोर्सेस भी पढ़ने वाले हैं और ओरिजिन भी पढ़ने वाले हैं। तो मैं सोर्सेस के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं। सोर्सेस यानी वो कुछ चीजें जिससे हमें मौर्यन पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना इस पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारी कैसे हासिल हुई। क्या सोर्सेस है, क्योंकि कोई जिंदा तो नहीं था उस टाइम पे, तो कैसा पता चला है। अब हम देखते हैं उस टाइम पे ना, उस टाइम का कोई इंसान अभी जिंदा नहीं है। देखते हैं क्या क्या चीजें थी जिससे हमें ये पता चला। जो सोर्सेस है ये दो पार्ट में डिवाइड किए गए मौर्यन पीरियड के। एक है लिटरेरी सोर्सेस और दूसरे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी यानी इस तरह की किताबें और ये सब जो साहित्य है, जो किताबें है जो उस वक्त की हमें मिली है, तो ये सब होगी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी जैसे कि कुछ आर्कियोलॉजी से रिलेटेड चीजें, यानी जैसे हम देख सकते हैं कि ये हो गए अशोक पिलर, या फिर हमें कहीं पैलेस मिले कुछ। तो ऐसी काफी सारी चीजें, कुछ कॉइन, कुछ हमें कॉइन्स मिलते हैं, या जो भी हमें चीजें मिली, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बनती है मौर्यन इसकी। तो हम देखते हैं सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेस कौन कौन से थे जो मौर्यन पीरियड में हमें दिखते हैं। सबसे पहले जो हम लिटरेरी सोर्सेस की बात करेंगे वो है कौटिल्यज अर्थशास्त्र। कौटिल्य, या फिर आपको पता है जो चाणक्य थे, वो चाणक्य या कौटिल्य जो थे उनकी एक नीति थी, और उन्हीं उनके ही नीति के चलते उन्होंने जो नंद डायनेस्टी थी उसको ओवरथ्रो किया था। किसको सपोर्ट करके, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट करते। तो चाणक्य ने पूरा प्लान बनाया था, तो चाणक्य ने एक किताब भी लिखी है उसके बाद। तो उस किताब को कहा जाता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो है उसकी टोटल 15 बुक्स है। इसमें आपको ये भी बता दूं कि ये इनके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौटिल्य जो है ये कुछ लिखते हुए दिख रहे हैं। ये पेंटिंग बनी हुई है। इसमें आप ये जान सकते हैं ये बुक के थ्रू कि गवर्नमेंट एंड पॉलिटी कैसी थी उस वक्त की, यानी राजनीतिक जो हालात थे या फिर जो भी सरकार किस तरह से चलती थी, ये सब चीजें हमें इनके अर्थशास्त्र से पता चलता है। और उन्होंने एनालाइज भी किया हुआ है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन को, किस तरह से अर्थव्यवस्था थी, राजनीतिक चीजें कैसी चलती थी। तो ये सब चीजें यहाँ पे कंडीशंस भी उन्होंने इसमें एनालाइज की हुई है। तो इस तरह से कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो हमें गवर्नमेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जानकारी देता है मौर्य डायनेस्टी के। अगला जो लिटरेरी सोर्स बनता है ये है मेगास्थेनिस इंडिका। कहीं कहीं पे इसको सी के जगह के भी लिखा जाता है, तो इंडिका के भी आता है। तो वो अलग अलग लैंग्वेजेस का अलग अलग है लिखना, तो आप किसी भी तरह से एग्जाम में उसे लिख सकते हैं। मेगास्थेनिस की जो इंडिका है, ये आपको जो स्कल्पचर दिख रहा है, ये जो आपको स्टैचू दिख रहा है, मेगास्थेनिस है। मेगास्थेनिस कौन थे, तो मेगास्थेनिस सेल्यूकस निकेटर जो है उनके एम्बेसडर थे। सेल्यूकस निकेटर कौन थे, अगर ये आपको मन में आपको डाउट आ रहा है तो मैं आपको ये बता दूं, जो अलेक्जेंडर थे, हमने अलेक्जेंडर के बारे में स्टडी किया। तो अलेक्जेंडर तो थे, अलेक्जेंडर के जैसे इंडिया पे आप जानते हैं अलेक्जेंडर, हमने पिछले ही जो हमारा लेक्चर था उसमें पढ़ा। तो अलेक्जेंडर के ये आर्मी में काम करते थे, तो आर्मी में भी इन्फेंट्री जनरल हुआ करते थे सेल्यूकस निकेटर धीरे धीरे जब अलेक्जेंडर चले गए तो उसके बाद ये जो सेल्यूकस निकेटर थे ये रूलर बन गए, ये जनरल बन गए, और इन्होंने अपना एक एम्बेसडर भेजा था। एक रिलेशन बने हुए थे ग्रीक और इनके, तो उन्हीं उन्हीं ने यहाँ पे उन्होंने ये थे सेल्यूकस निकेटर, उन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा था जिनका नाम था मेगास्थेनिस इन द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पैलेस में सेल्यूकस निकेटर रहा करते थे, और वो पूरा चीजें ऑब्जर्व करते थे, एज एन एम्बेसडर रहते थे, राजदूत करके रहते थे, और पूरी चीजें ऑब्जर्व करते थे। और ऑब्जर्व कर करके उन्होंने अपनी जो बुक है इंडिका नाम की, उसमें उन्होंने ये सब चीजें लिखी हुई है। तो इससे हमें पता चलता है, पर इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो तो लॉस्ट है, वो तो नहीं मिल रही है। बस उसके कुछ कोटेशंस मिल रहे हैं, जो कुछ ग्रीक राइटर्स ने इसी किताब के ऊपर कुछ कोटेशन लिखे, जैसे कि स्ट्रैबो हो गए, डायोडोरस हो गए, या फिर एरियन हो गए, प्लटार्क हो गए। ये सब जो लोग थे, ये जितने भी ग्रीक राइटर्स, इन्होंने यही बुक पे इंडिका पे कुछ कोटेशंस लिखे। तो ये कोटेशंस हमारे हमारे पास अभी भी है, जिसके चलते हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर किस तरह से चलता था। इनकी जो कोटेशन है इसमें, या फिर मेगास्थेनिस की जो इंडिका है उसमें क्या क्या लिखा गया था, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया था कि मौर्य लोग किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, कास्ट सिस्टम किस तरह का था, या फिर उस वक्त स्लेवरी नहीं हुआ करती थी, है ना, तो गुलाम और ये सब यहाँ पे नहीं हुआ करते थे, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। तो ऐसी कुछ चीजें हमें एटसेट्रा एटसेट्रा चीजें पता चलती है। तो आगे तो हम ये सब पढ़ने ही वाले हैं, पॉलिटी एंड ये सब जो चीजें हम अभी पढ़ेंगे, कास्ट सिस्टम, पॉलिटी, इकोनॉमी ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, तो तब आपके ये सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी ये जान लेंगे कि मेगास्थेनिस के इंडिका में ये सब चीजों के बारे में हमें आइडिया मिलती है। उसके बाद जो अगली किताब है ये है विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो एक किताब भी है, मुद्रा राक्षस
राक्षस एक संस्कृत ड्रामा भी है। सो ये ड्रामा इन संस्कृत है जो विशाखा दत्त ने लिखा हुआ है। सो अगर हम देखते हैं तो ये बुक में लिखा हुआ है, ये ड्रामा पूरा मुद्रा राक्षस नाम का ड्रामा है। सो मैं आपको ये बता दूं कि जो विशाखा दत्त की बुक है वो गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी। तो गुप्ता पीरियड में जो-जो चीज़ें मौर्य पीरियड की पता थी वो पूरी चीज़ें विशाखा दत्त जी ने यहाँ पे लिखी हुई है। और उसमें उन्होंने मेनली क्या लिखा है कि चाणक्य ने किस तरह से असिस्ट किया था चंद्रगुप्त मौर्य को और ओवरथ्रो कर दिया था नंद को। नंद डायनेस्टी जो थी उसको किस तरह से ओवरथ्रो किया गया, चाणक्य ने किस तरह से अपने पूरे प्लान बनाए, ये सब चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। और उसके साथ-साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उस वक़्त, है ना? तो सामाजिक या अर्थव्यवस्था कैसी थी, अगर हम देखेंगे मौर्य पीरियड के वक़्त, ये सब मुद्रा राक्षस में लिखा हुआ है जो कि विशाखा दत्त की है। तो इसमें हमें मौर्य के बारे में ये चीज़ों के का हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगले जो कुछ हमें लिटरेरी सोर्स मिलते हैं उसमें आते हैं पुराण। तो पुराण जो है यानी देखिए पुराण यानी ओल्ड जो टेक्स्ट है वो उसको पुराण कहा जाता है। तो ये आपको एक पुराण दिख रहा है। तो ये पुराणों में भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है, कलेक्शन ऑफ लेजेंड्स है पुराण यानी। सो ये जो पुराण होते हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो इसमें हमें लिस्ट ऑफ मौर्यन किंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्रोनोलॉजी पता चलती है कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया। ये सब चीज़ें हमें बताने के लिए पुराण है। पुराणों में जिस तरह से ज़िक्र किया गया हम ये समझ सकते हैं कि कौन-कौन मौर्य किंग होके गए या फिर मौर्य की जो भी किंग थे उनकी क्रोनोलॉजी क्या है। ये सब चीज़ों की आइडिया हमें पुराण देते हैं। पुराण के बाद जो अगला लिटरेरी सोर्स आता है वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि देखिए हालाँकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये तो इन्होंने जैनिज़्म अपनाया था, बट जो अशोक थे उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया था। और बुद्धिज़्म को अपनाने के बाद बुद्धिज़्म का काफ़ी डेवलपमेंट किया गया ड्यूरिंग रेन ऑफ अशोक। तो अशोक के वक़्त बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ बुद्धिज़्म का। सो बुद्धिस्ट लिटरेचर में काफ़ी सारी चीज़ें मौर्य के बारे में हमें दिखाई देती है। जैसे कि अगर हम जातक कथाएँ देखेंगे तो जातक कथाएँ जिसमें प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा या फिर जितनी भी स्टोरीज़ लिखी गई है उसके चलते हमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का अंदाज़ा मिलता है मौर्यन पीरियड के। तो मौर्यन पीरियड के वक़्त अगर हम देखेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी ये पता चलता है जातक कथाओं में। या फिर वामशा और महावामशा, मैं आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर में ऑलरेडी बता चुका हूँ ये 2 नाम, दीपवामशा और महावामशा। दीपवामशा और महावामशा ये सेलोनीज़ यानी हम कह सकते हैं श्रीलंका के कुछ यहाँ पे क्रॉनिकल्स है जिसमें हमें कुछ चीज़ें पता चलती है। उन्होंने उसमें ये लिखा है कि अशोक ने किस तरह से बुद्धिज़्म को उन्होंने स्प्रेड किया श्रीलंका तक। ये सब चीज़ें इस बुक में लिखी गई है। तो अशोका स्प्रेडिंग बुद्धिज़्म इन श्रीलंका, तो ये चीज़ें भी लिखी गई। यानी इंडिया से बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया गया बाद में अशोक के टाइम पे बुद्धिज़्म को। सो बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ था। तो ये सब चीज़ें किस तरह से होती है ये पूरा लिखा जाता है दीपवामशा और महावामशा में। उसके अलावा दिव्य वंदना, दिव्य वंदना जो है ये तिब्बत की एक किताब है, तिब्बत के कुछ टेक्स्ट है जिसमें लिखा जाता है अशोक के एफर्ट्स बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में किस तरह से तिब्बत तक भी पहुँचा बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म पूरा हर जगह चाइना, तिब्बत बहुत सारे देश में आप देख सकते हैं, एशिया के देशों में अलग-अलग देशों में पहुँचाया गया बुद्धिज़्म। सो अशोक के कितनी मेहनत थी, कितने एफर्ट्स डाले अशोक ने ये करने के लिए पूरा हमें दिव्य वंदना में पता चलता है। तो इस तरह से ये सब जो चीज़ें थी ये बनते हैं हमारे लिटरेरी सोर्सेस। अब हम देखते हैं कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की तरफ अगर हम जाते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जितने भी है वो उसमें जो लैंग्वेज मेनली यूज होती थी वो पाली या फिर प्राकृत होती थी। और जो स्क्रिप्ट में लिखते थे वो ब्राह्मी। ईस्ट में अगर लिखा गया तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ग्रीक और अरमानिक ये भी कुछ स्क्रिप्ट है जिसका लिपि इसका भी इस्तेमाल किया जाता था वेस्ट में। और खरोस्ती स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था स्पेशली नॉर्थ वेस्ट में। सो ये चीज़ें और लैंग्वेज जो यूज़ करते थे ये पाली और फिर या फिर प्राकृत ये लैंग्वेज हुआ करती थी अशोक के टाइम पे या फिर मौर्यन टाइम पे जितने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले हमें उस पे। सो अब सबसे पहले हम जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस देखने वाले हैं वो है अशोकाज एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। एडिक्ट्स को हम शिलालेख कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पे इसमें लिखा गया है पत्थर पे उन्होंने काफ़ी सारे। सो ये कुछ सूचनाएँ लिखते थे इस तरह से पत्थर पे। तो ये अशोक एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन है। ये पूरे शिलालेख है ये जो लिखे गए हैं। देखिए ये पिलर है अशोक का, इस पे भी अशोक ने लिखवाया है कुछ। ये जो पत्थर है इस पे भी लिखवाया है। कुछ सूचनाएँ लिखते थे या फिर जो रूल्स है या फिर जो भी कायदे है वो पूरे लिखा करते थे अशोक। सो सबसे पहले ये जो एडिक्ट्स या फिर इंस्क्रिप्शन है इसको डेसिफर करने वाले, इसको पढ़ने वाले जो थे वो जेम्स प्रिंसेप बनते हैं। 1837 में डेसिफर किया गया ये जो भी चीज़ें लिखी गई है इसको। अशोक के प्रोक्लेमेशन लिखे जाते थे इस पे टू द पब्लिक एट लार्ज है।
प्रोक्लेमेशन यानी हम घोषणाएं कह सकते हैं। जो अशोक जो भी घोषणा करते थे उसे लिखा जाता था बड़े पैमाने में और लोगों को वो लोगों के सामने जो भी स्ट्रक्चर है उस पे लिखा जाता है ताकि लोग वो सब पढ़ सके और जान सके अपने किंग को। सो इस तरह से किंग हुआ करते थे अशोक। आगे के लेक्चर्स में आप अशोक के बारे में भी पढ़ोगे, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ोगे, बिंदुसार के बारे में पढ़ोगे। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये मौर्यन पीरियड। तो ये सब चीज़ें आपको आगे भी जानने मिलेगी। अभी तो हम ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो अदर इंस्क्रिप्शंस भी मिले। अदर इंस्क्रिप्शन यानी बाकी और चीज़ें लिखी हुई मिली, तो ये डायरेक्टली कंसर्न थी मौर्यन पीरियड के साथ। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखा तो डायरेक्टली अशोक के ही ये चीज़ें का नॉलेज देती है, बट यहाँ पे है जो ये पूरे मौर्यन पीरियड का ही देते हैं। तो जूनागढ़ में कुछ रॉक है, उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई मिलती है इस तरह से। अगर हम देखते हैं तो सोहगौड़ा करके जो जगह है वहाँ पे कॉपर प्लेट मिली है। गोरखपुर यूपी में आता है सोहगौड़ा, तो ये देख सकते हैं आप, ये कॉपर प्लेट है। इसके इस पे भी कुछ कुछ लिखा गया है जिससे हमें नॉलेज मिलता है मौर्यन पीरियड के बारे में। या फिर महास्थान इंस्क्रिप्शन है, बोगारा करके है, बांग्लादेश में है अभी ये। यहाँ पे भी कुछ इंस्क्रिप्शन मिले इस जगह पे, उसमें भी हमें पता चलता है कि जो मौर्यन पीरियड था वो किस तरह से हुआ करता होगा। सो इस तरह से ये लोग मौर्य जो थे ये लिखा करते थे, जिससे हमें मौर्यन पीरियड का पूरा नॉलेज हासिल होता है। अगला जो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलता है वो है कुछ मटेरियल्स, जिससे हमें उनकी जो व्यवस्थाएं थी, सोसाइटी बोल सकते हैं, उनका जीवन बोल सकते हैं, ये सब हमें पता चलता है। एक मिलता है हमें वुडन पैलेस चंद्रगुप्त मौर्य का, हालांकि वो टूटा हुआ है, अभी हमें बहुत ज़्यादा उस वो मिल नहीं रहा है, बट मैं आपको ये बता दूं कि जो ये है वुडन पैलेस, उसके कुछ जो भी रिमेनेंट्स मिले हैं हमें, अगर हम देख सकते हैं तो उसकी दीवारें तो पूरी तरह से टूट चुकी है, बट थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर मिलता है, उससे जानकारी हमें पता चलती है कि किस तरह का पैलेस रहता होगा चंद्रगुप्त मौर्य। और आपको ये भी बता दूं कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर एनबीपीडब्ल्यू, ये हमें इस तरह के हमें यहाँ पे कुछ यूटेंसिल्स, कुछ पॉट्स मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इस तरह के पॉलिश वेयर ब्लैक कलर के कुछ जो भी यहाँ पे पॉट्स या फिर जो भी चीज़ें हैं वो यूज़ किया करते थे। हमें कुछ सिल्वर कॉपर पंच मार्क कॉइन्स भी मिलते हैं ना, तो सिल्वर कॉपर के कॉइन्स मिलते हैं। देखिए पंच मार्क है, इस पे पंच किया गया और ये कॉइन्स बनाए गए। ये कुम्हरार पटना में मिले, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे हमें मटेरियल रिमेनेंट्स मिले हैं, रिमेन्स मिले, जिससे हमें पता चला, जैसे कि मैंने कहा आपको अशोक पिलर दिखे, कुछ स्तूप दिखे, ऐसे काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हमें मिली है, जिससे हमें पता चला कि किस तरह से मौर्यन रूल या मौर्यन एम्पायर था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें नॉलेज देती है। तो ये पूरे हो गए आपके सोर्सेस ऑफ मौर्यन एम्पायर, जिसमें हमें लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस देखे। अब हम देखने वाले हैं ओरिजिन ऑफ मौर्यंस। तो ये मौर्यंस थे कौन और कहाँ से आए थे, इसका नॉलेज तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। तो एक चीज़ आपको ये बता दूं कि सबने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें बताई है। तो ये क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। सो मौर्य जो थे, इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, ये आपको जो स्टैचू दिख रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का स्टैचू है। सो ब्राह्मणिकल कुछ ट्रेडिशन कुछ कहते हैं, कुछ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कहते हैं। सो इसमें सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो भी ट्रेडिशंस है, जो भी कल्चर है, अलग अलग कल्चर अलग अलग हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ये कहते हैं कि एक मूरा नाम की एक वुमेन हुआ करती थी जो कि शूद्र थी। मूरा नाम की जो वुमेन थी वो नंद के दरबार में रहती थी, नंद के कोर्ट की थी, और उन्हीं के थ्रू बर्थ हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये मूरा थी, तो यहाँ से आया मौर्य। सो ये शूद्र वुमेन थी, तो इस तरह से ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन कहते हैं। तो ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा मानना है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ये मानते हैं कि एक क्षत्रिय हुआ करते थे, जिनको मौर्यास कहा जाता है। मौर्यास क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे जगह से आए थे जहाँ पे मोर हुआ करते थे, जहाँ पीकॉक हुआ करते थे बहुत सारे, उस जगह से आए हुए कुछ क्षत्रिय थे, इसीलिए इनको मौर्या कहा गया है। सो ऐसे अलग अलग गेसिंग्स है, अलग अलग इसमें अलग अलग चीजें कही गई है। एग्जैक्टनेस हमें आज तक पता नहीं चल पाया, बट ये जो ट्रेडिशंस है यही हमारे एविडेंस बने हैं। सो इसी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये इनमें से कोई चीज़ रही होगी शायद। सो ये चंद्रगुप्त मौर्य नाम के व्यक्ति थे, आपको पता है, जिनको चाणक्य ने सपोर्ट किया और फिर उन्होंने नंदा डायनेस्टी जो थी उसको ओवरथ्रो कर दिया, और फिर पूरा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एक एम्पायर जो था मौर्यन एम्पायर उसको खड़ा किया। देख सकते हैं कितना बड़ा एम्पायर है ये मौर्यन एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर, पूरा इंडिया एक कर दिया था मौर्यंस ने। पहली बार इतना बड़ा इंडिया एक एक रूल के अंडर आ गया था, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। सो ये रहा हमारा फर्स्ट जो पार्ट था वो, जिसमें हमने सोर्सेस और मौर्यन हिस्ट्री को पढ़ा।
जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी ये मैप देख चुके हैं, ये जो मैप है इसमें आपको पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर जो था ये बहुत बड़ा एम्पायर था, इंडिया पूरा यूनाइटेड हुआ था इस टाइम पे। अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा एक मैप बनाया गया था, एक बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया गया था मौर्यन द्वारा। और वो जो थे, जो फाउंडर होते इस मौर्यन एम्पायर के, इतने बड़े एम्पायर के, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन पे हम पहले डिस्कशन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड दिया है वो 322 बीसी से 298 बीसी तक दिया हुआ है। कहीं कहीं पे 321 बीसी भी दिया है, 297 बीसी भी दिया है। अलग अलग जगह अलग अलग टाइम स्केल्स दिए हैं। ज़्यादा हमें कंफर्म डेट नहीं पता एग्जैक्टली, इस पे काफ़ी सारे डिस्प्यूट है। तो भी ये जो डेट है ये काफ़ी एक्सेप्टेड डेट है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। इतने टाइम तक इन्होंने रूल किया था और ये जो आपको दिख रही है चंद्रगुप्त मौर्य। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, अगर हम 322 बीसी की बात करें तो 322 बीसी में उन्होंने धनानंद करके जो रूलर हुआ करते थे नंद डायनेस्टी के, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में नंद डायनेस्टी को भी स्टडी किया, तो यहाँ के जो रूलर थे, आखिरी रूलर जिनका नाम था धनानंद, उनको अपना जो उनका जो किंगडम था धनानंद का, उससे उन्हें हटा दिया, यानी उनको डिथ्रोन कर दिया। और अगर हम देखेंगे तो उसमें उनकी मदद की थी चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य ने, हमने ये भी देखा। और उन्होंने एक्वायर की ऑक्यूपाई किया था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वो एक्वायर कर लेते हैं 322 बीसी में और वहां से इनका रूल शुरू होता है। उसके बाद 305 बीसी की अगर हम बात करें, सो उन्होंने सेलिकस निकेटर जो है इनको हराया था। अब आपको ये पता है कि सेलिकस निकेटर कौन है। ओके, सो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता भी चुका हूँ, मेगास्थेनिस जब मैंने आपको बताया था, इंडिका बताया था। सो एक और बार बता देता हूँ, जो सेलिकस निकेटर थे ये अलेक्जेंडर के आर्मी में जनरल थे और उसके साथ साथ बाद में ये रूलर भी बनते। ये ग्रीक के थे सेलिकस निकेटर। अब ग्रीक के साथ अच्छे रिलेशन थे, तो इसीलिए अगर हम देखते हैं तो किस तरह से ये होता है ये पूरा प्रोसेस, तो देखते हैं। देखिए, जब अलेक्जेंडर अटैक करते हैं तो काफी सारे एरिया रीजन्स जो होते हैं वो ग्रीक लोगों को मिल जाते हैं। ग्रीक लोगों को मिल जाते हैं जब अ, इस तरफ के रीजन, तो इस तरफ का जो रीजन था इस पे अटैक किया जाता है निकेटर पे, सेलिकस निकेटर पे। पाटलिपुत्र से चाणक्य और धनानंद मिलके आगे आगे अपना एम्पायर बढ़ाने जाते हैं। तो बढ़ाते वक्त सेलिकस निकेटर का जितना भी एरिया था उन पे भी अटैक किया और सेलिकस निकेटर को हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। हराने के बाद इनको कौन कौन सी जगह मिली, इनको आर्या मिला जो कि हेरत में है, और उसके साथ साथ एर्कोशिया मिला जो कि कांधार रीजन में आता है, गेड्रोशिया मिला जो कि बलूचिस्तान में आता है, पैरोपेनिसेड मिला जो कि काबुल है। सो ये सब एरियाज मिल जाते हैं एक तरह से। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनका, और इनका जो किंगडम था ये काफी बढ़ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का, जब वो सेलिकस निकेटर को हरा देते हैं। और इन सब के बदले में सेलिकस निकेटर को क्या दिया था, किस तरह की ट्रीटी थी, तो अगर हम देखते हैं तो ये ट्रीटी में ये सब एरियाज तो हार गए थे सेलिकस निकेटर पर, इसके बदले में 500 हाथी दिए थे, ऐसा माना जाता है। ये 500 एलिफेंट्स दिए थे जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने। अब ये जो ट्रीटी थी जो सेलिकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुई थी, ये जो वॉर हुआ था उसके बाद जो ट्रीटी हुई थी, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेलिकस के बीच में ट्रीटी इस तरह से थी कि हिंदकुश जो है, हिंदकुश जो रेंजेस है, हिंदकुश जो माउंटेन है, वो बाउंड्री बन जाएगी एम्पायर की। जो चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर होगा उसकी बाउंड्री हिंदुकुश पे बनाया जाएगा, यानी हिंदुकुश के इधर का पार्ट चंद्रगुप्त मौर्य का और उधर का सेलिकस निकेटर का। इस तरह से यहाँ पे एक ट्रीटी की गई थी। और ये हिंदकुश जो माउंटेन है, ये जो हिंदकुश के रेंज है, ये बन जाते हैं बाउंड्री, ये बन जाते हैं बॉर्डर दोनों के एम्पायर के बीच का। ये जो हिंदू कुश रेंजेस है काफ़ी सारे कंट्रीज से जाते हैं। जैसे आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, इस तरह से। और उस टाइम कुछ टाइम तक इंडिया का भी जो पोर्शन था वहाँ से भी जाते थे। तो ये इतने सारे जो देश है वहाँ से जाते हैं। इस तरह का ये एक सेल्यूकस निकेटर जो है उनका एक रीजन बनता था। ये पूरा कैप्चर कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जब सेल्यूकस निकेटर और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो भी ट्रीटी हुई थी उसके चलते एक रिलेशन बन गए थे ग्रीक और इंडियंस के बीच में। इसी कारणवश मेगास्थेनिस जो थे, जो सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर थे, उनको पैलेस में भेजा गया था चंद्रगुप्त का, और मेगास्थेनिस ने ही लिखा था, आपको पता है, इंडिका, जो मैं पिछले पार्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद आपको ये भी बता देता हूँ कि अंडर चंद्रगुप्त पहली बार ऐसा होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके अंडर फर्स्ट टाइम पूरा जो नॉर्थ इंडिया है वो एक हो जाता है। अदरवाइज ये पूरा जो नॉर्थ इंडिया था ये अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था, तो ये पूरा नॉर्थ इंडिया एक हो जाता है। और ये सब होता है चंद्रगुप्त मौर्य के ही वक्त। ये भी चीजें हमें यहाँ पता चलती है। इनके वक्त काफी सारी अच्छी चीजें हुई, जैसे कि ट्रेड जो था, व्यापार जो था, वो काफी फ्लोरिश हुआ। एग्रीकल्चर जो था उस पर भी रेगुलेशंस बनाए गए, कुछ लॉज एक्ट्स बनाए गए, यानी अगर हम आज के डेट में एक्ट कहेंगे, उस टाइम पे रूल्स एंड रेगुलेशंस कहेंगे जो बनाए
गए थे इस वक्त, और वेट्स और मेजर्स जो है वो भी स्टैंडर्डाइज कर दिए गए थे ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। यानी वेट्स जो है वो हर जगह जो यूज होंगे वो एक जैसे होंगे, इस तरह से किया गया था। और मनी जो है वो भी यूज में आया था इस वक्त, काफी सारे बड़े पैमाने में कॉइन्स और ये सब भी मिले हैं हमें। सो ये काफी सारा, एक तरह से देखेंगे तो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट था जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुआ। और टैक्सेशन की अगर हम बात करें, सैनिटेशन की बात करें और फेमाइन रिलीफ की बात करें, तो ये स्टेट ने अपने अंडर लिया था पूरा। टैक्सेशन लोगों पे लगाना है तो वो काम स्टेट का हुआ करता था। सैनिटेशन जो हो गया, साफ सफाई, सब चीजें हो गई। उसके साथ साथ फेमाइन रिलीफ, यानी कहीं पे सूखा पड़ जाता है तो लोगों का जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों की जो भी हेल्प है, वो पूरी स्टेट करेगा। इस तरह से एक सिस्टम बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, काफी अच्छा सिस्टम बनाया गया था। सो इतने सारे बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो ये सब चीजें तो हम आगे पढ़ने ही वाले। मौर्यन मौर्यन एम्पायर हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, इस पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ने वाले, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इकोनॉमी हो गई, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले, तो ये सब आपको आगे भी पता चलेगा। बट ये जो चीजें है ये मैंने आपको एक समरी करके बता दिया जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुई थी, काफी अच्छी अच्छी चीजें। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी बड़ा एक किंगडम संभाला था, काफी बड़ा उन्होंने एम्पायर बनाया था। बट अगर हम देखेंगे तो जब एंड एंड में जो आखिरी आखिरी टाइम था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने एक तरह से सन्यासी ले लिया था, ऐसा समझ जाइए। और वो जैन बन गए थे। जैन, उन्होंने जो रिलीजन था उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था और वो निकल गए थे। और वो जाते हैं चंद्रगिरी हिल्स में, सब कुछ छोड़ के। चंद्रगिरी हिल में जान जो है, ये श्रावण बेलगोल करके जो जगह है, जो जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु के बारे में ऑलरेडी आपको जैनिज्म में मैं बता चुका हूँ। भद्रबाहु के साथ ये गए थे चंद्रगुप्त मौर्य वहां पे, और वहीं पे उनकी डेथ हुई थी, ऐसा भी माना जाता है चंद्रगिरी हिल्स में। तो उनकी डेथ किस तरह से हुई, इस पे भी काफी डिस्प्यूट है। कुछ लोग कहते हैं कि नेचुरल डेथ थी, कुछ लोग कहते हैं कि जो उनकी डेथ हुई थी वो स्टारवेशन के कारण हुई थी, जो कि जैन रिलीजन का एक पार्ट है। वो स्टारवेशन, वो एक तरह से अगर देखा गया तो वो फास्टिंग डेथ होने तक की, जिसे क्लेश भी कहा जाता है, या फिर साले खान भी कहा जाता है, या फिर उसे आप संतारा भी कह सकते हैं। तो इस तरह के काफी सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं अलग अलग, वो एक प्रथा में से एक है। तो यहाँ पे यही सब हुआ था कि उनकी डेथ के रीजन कोई क्लियर है नहीं, बट अलग अलग चीजें अलग अलग हिस्टोरियंस हमें बताते हैं। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य है और उनका रूल जो था ये काफी एक अच्छा रूल माना जाता है। सो जो अगले रूलर है जिन्हें हम स्टडी करने वाले हैं वो है बिंदुसार। सो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो मौर्यन डायनेस्टी को संभालते हैं, मौर्यन एम्पायर को संभालते हैं, उनका नाम होता है बिंदुसार। बिंदुसार इस देश में या फिर हम कह सकते हैं मौर्य एम्पायर के लिए 298 बीसी से 273 बीसी तक उन्होंने ये डायनेस्टी संभाली। सो आइए उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। बिंदुसार के बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा रूल नहीं रहा। अगर हम देखेंगे तो अशोक और जो चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं के बारे में हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। सो बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के चले जाने के बाद इन्होंने ही जो मौर्यन एम्पायर है उसे संभाला था। इनको कहा जाता है द सन ऑफ अ ग्रेट फादर एंड द फादर ऑफ अ ग्रेट सन। ऐसा क्यों कहा जाता है? यानी एक महान पिता के पुत्र थे। यानी अगर हम ये देखेंगे तो इनके जो पिता थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके ये बेटे थे, और ये पिता थे एक महान बेटे के, एक महान पुत्र के, जिनका नाम अशोक था। यानी ये बिंदुसार जो है इनका बेटा अशोक था और इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस तरह से दो महान लोग थे इनके आगे पीछे। सो इस तरह से हमने देखा। इनको एमिट्रोकेट्स भी कहा जाता है ग्रीक में जो जितना भी इनका वर्णन किया गया है वो एमिट्रोकैट्स नाम से किया गया। एमिट्रोकेट्स जो है ये संस्कृत वर्ड अमित्र घात से आया हुआ है। अमित्र आघात यानी आप जान सकते हैं शत्रुओं का नाश करने वाला, उनका आघात करने वाला है ना। अमित्र, अमित्र यानी हम कह सकते हैं शत्रु, आघात करना यानी मारना। तो इस तरह से नाश करने वाले जो है उनको कहा जाता है बिंदुसार। तो बिंदुसार को एमिट्रोकैट्स या फिर अमित्रघात नाम से जाना जाता है। इन्होंने ये जो रिलीजन अपनाया था उसका नाम आजीविका था। मैं आपको ऑलरेडी ये भी बता चुका हूँ जैनिज्म पढ़ाते वक्त कि आजीविका जो रिलीजन है इसके फाउंडर कौन थे। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आजीविका के फाउंडर कौन थे। तो इन्होंने जो अपनाया नहीं, हम कह सकते हैं कि इन्होंने जगह दी थी और काफी सारा सपोर्ट किया था आजीविका रिलीजन को। आजीविका रिलीजन इनके वक्त काफी सारा बढ़ा था, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाया। उसके साथ साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे सीरिया के साथ। सीरिया के एक राजा थे जिनका नाम एंटीओकस था। एंटीओकस जो फर्स्ट थे उनके साथ इनके बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन माने जाते हैं सीरिया के किंग के साथ। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो रिलेशन था इसके चलते ग्रीक एम्बेसडर जो थे जिनका नाम है डायमोकस। तो डायमाकोस करके जो है
ये इनके कोर्ट में आए थे, इनके दरबार में रुके थे जो बिंदुसार हैं उनके। तो इस तरह से सीरिया के साथ भी काफ़ी अच्छे इस वक़्त रिलेशन दिखते हैं बिंदुसार के वक़्त मौर्यन एम्पायर में। सो मौर्यन एम्पायर के ये सेकंड रूलर बनते हैं जिनका नाम होता है बिंदुसार। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे बिंदुसार। उसके बाद हम सबसे मेन जो रहे ये सब एम्पायर सेटअप करने के पीछे ये पूरा बड़ा एम्पायर, उनका नाम है चाणक्य। अब हम चाणक्य को थोड़ा-सा यहाँ पे स्टडी करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है, चाणक्य पे है, चंद्रगुप्त मौर्य पे है, इवन बिंदुसार के बारे में मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी इसमें कभी-कभी क्वेश्चन आता है। कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि डायमोकस जो है ये किसके वक्त इंडिया में आए थे। तो आपको ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इतनी ही होनी चाहिए, इतने इन्फॉर्मेशन पे आपका एग्जाम में सब क्वेश्चंस जितने आएंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो चाणक्य होते हैं, चाणक्य आप जानते हैं कि चाणक्य ने एक नीति बनाई थी जिसके चलते जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको अपना किंगडम यानी उनको ये इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिली थी। सो चाणक्य के बारे में जान लेते हैं। चाणक्य चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर माने जाते हैं, गुरु माने जाते हैं। उसके साथ-साथ उनके चीफ मिनिस्टर भी थे। उनके दरबार के ये एक मुख्यमंत्री माने जाते हैं जो चाणक्य थे वो। एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब पे बहुत बड़ा इनका योगदान रहा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था मौर्यन एम्पायर में। ये जो है चाणक्य ये ब्राह्मण थे बाय बर्थ। अगर बाय बर्थ देखेंगे तो ये ब्राह्मण थे। उसके साथ-साथ वो टीचर भी थे और यानी गुरु थे, उसके साथ-साथ वो स्कॉलर थे तक्षशिला में। तक्षशिला नाम की जो जगह है वहाँ पे ये थे, रहा करते थे। तो तक्षशिला के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में यानी कौन से कंट्री में आता है तक्षशिला आज प्रेजेंटली, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके साथ-साथ ये कोई और नाम से भी जाने जाते हैं, इनके लिए अलग नाम है जैसे कि विष्णुगुप्त नाम से भी जाना इनको जाता है। उसके साथ-साथ कौटिल्य नाम से भी इनको जाना जाता है चाणक्य को। चाणक्य जो थे इनको इनको इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता है। इंडियन मैकियावेली इनको कहने का रीज़न ये है कि आप जानते हैं निकोलो मैकियावेली जो थे, ये एक इटालियन डिप्लोमैट थे। अगर हम देखते हैं तो इटालियन डिप्लोमैट यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इटली के थे एक तरह से फिलोसोफर थे, राइटर थे, डिप्लोमैट थे। जिस तरह से चाणक्य थे इंडिया के लिए, उस तरह से मैकियावेली थे, वो इटली के लिए थे। तो इनको भी ये नाम से भी जाना जाता है इंडियन मैकियावेली। कभी आपको अगर क्वेश्चन आता है कि इंडियन मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो ये है चाणक्य। चाणक्य के साथ-साथ वो ये जो चाणक्य है मैकियावेली ना जानने जानने के साथ-साथ विष्णुगुप्त और कौटिल्य ये भी इनके नाम है। और ये मिनिस्टर थे इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार के कोर्ट में भी ये मंत्री रह चुके हैं यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे उनको भी इन्होंने काफ़ी असिस्ट किया है। उनको ये कहा जाता है कि जो नंद डायनेस्टी है उसको ख़त्म करने में, उसको उखाड़ने में, उसका नाश करने में सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो चाणक्य का रहा है। चाणक्य ने ही स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं उस नंद जो डायनेस्टी थी उसको खत्म करने में, उसका विनाश करने में, मौर्यन एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट करने में उस जगह पे ये भी माना जाता है। और उनके जो स्टूडेंट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जो शिष्य थे उनको उस जगह पे बिठाया था और एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है चाणक्य का। चाणक्य जो थे इनके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि चाणक्य ने एक तरह से आप जानते हैं कि ये जो जब ये धनानंद के उस दरबार में जाते हैं, धनानंद को कहते हैं कि मैं आपको असिस्ट कर, या फिर जो भी उनमें बातचीत होती है उसके चलते इनका काफ़ी इंसल्ट किया जाता है चाणक्य का, और उसी के चलते चाणक्य गुस्सा होकर निकल जाते हैं और वो एक ठान लेते हैं, ये ओथ ले लेते हैं कि मैं अब इसका विनाश करके रहूँगा। सो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ मेरे फर्स्ट पार्ट में ही, तो आप तो ये अच्छे से जानते ही हैं। फर्स्ट पार्ट में नहीं, सॉरी, नंद डायनेस्टी जब हमने पढ़ा था उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था। और चाणक्य ये भी कह के गए थे कि देखिए मैं जब तक आपका नाश नहीं कर देता, आपका जो डायनेस्टी है खत्म नहीं कर देता नंद डायनेस्टी, तब तक मैं अपने जो बाल है उन्हें नहीं बांधूंगा। तो उन्होंने जो बाल थे वो खोल दिए थे और इन्होंने इस तरह से एक शपथ ली थी, अगर हम ये देखें तो। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि चाणक्य के बारे में और भी हम जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं वो ये है कि उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक किताब मानी जाती है, जो कि हमें एक हमारा एक इम्पोर्टेंट सोर्स भी है मौर्यन डायनेस्टी का। उसके साथ-साथ हमें काफ़ी सारी अच्छी नीतियाँ भी पता चलती है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र से हमें ये पता चलता है कि स्टेट कैसा रहा होगा उस वक़्त, इकोनॉमिक्स कैसा था मौर्य डायनेस्टी के वक़्त, मौर्यन एम्पायर के वक़्त, यानी अर्थव्यवस्था कैसी थी या फिर मिलिट्री की स्ट्रैटेजी किस तरह से हुआ करती थी मौर्यंस की। सो ये चीज़ें हमें अर्थशास्त्र में पता चलती है। अर्थशास्त्र जो है ये एक तरह से लॉस्ट हो चुका था और इसको फिर से डिस्कवर किया गया, और इसको डिस्कवर करने वाले जो है उनका नाम है आर क्षमा शास्त्री। शास्त्री जो है उन्होंने इसे फिर से डिस्कवर किया था। ये 12वीं जो सदी है इसमें ये डिसअपीयर हो गया था, रीडिस्कवर्ड किया गया इन 1905। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। क्षमा शास्त्री जी जो है इनके बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ-साथ ये जो बुक है अर्थशास्त्र, इसमें टोटल 15 बुक्स है पूरे अर्थशास्त्र में और इसमें 180 चैप्टर्स है।
ये जो बुक है इसकी मेन थीम कहाँ-कहाँ डिवाइड की गई है? तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो किंग के बारे में एक पार्ट में किंग के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, डिपार्टमेंट्स जो भी है गवर्नमेंट के वो जो मौर्यंस के वक़्त हुआ करते थे उसके बारे में पता चलता है। उसके साथ-साथ सिविल और क्रिमिनल लॉ उस वक़्त के यानी कायदे और कानून किस तरह से हुआ करते थे, यानी सिविल हो गया या क्रिमिनल लॉ हो गए, मौर्यंस के टाइम पे वो। और अगला जो है वो डिप्लोमेसी ऑफ वॉर। डिप्लोमेसी ऑफ वॉर यानी किस तरह से नीतियाँ बनाई जाती थी युद्ध की, ये सब भी चीज़ें हमें यहाँ अर्थशास्त्र के थ्रू पता चलता है। उसके साथ-साथ अर्थशास्त्र में ट्रेड और मार्केट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी है, व्यापार किस तरह से था, मार्केट्स कैसे थे। उसके साथ-साथ मिनिस्टर्स को कैसे चुना जाता था या फिर जो स्पाइज़ है, उन्हें कैसे चुना जाता था, ये भी हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। जो स्पाइज़ है, स्पाइस भी उस वक़्त हुआ करते थे यानी जासूस भी हुआ करते थे। उसके साथ-साथ किंग की क्या ड्यूटी थी, ये भी हमें यहाँ पता चलता है ड्यूटीज़ ऑफ किंग। किंग को क्या-क्या करना होता था वो अर्थशास्त्र में पता चलता है। उसके साथ-साथ एथिक्स, एथिक्स यानी यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो की जाती थी इस मौर्यन एम्पायर में, ये भी चीज़ें पता चलती है हमें। उसके साथ-साथ सोशल वेलफेयर यानी सोसाइटी के लिए जो भी लोगों के कल्याण के लिए जो भी काम होते थे, वो भी पता चलता है। उसके साथ-साथ एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, मेटलर्जी यानी उस वक़्त मेटल को मेल्ट करने की भी यहाँ पे एक तरह से जो टेक्निक है, ये भी यहाँ पे इनको पता थी। मेडिसिन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उस वक़्त के फॉरेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ऐसा ओवरऑल अगर देखा गया तो पूरे किंगडम के बारे में हमें बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन मिलती है इस अर्थशास्त्र के थ्रू। इसीलिए इस अर्थशास्त्र को एक इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है मौर्यन डायनेस्टी का या मौर्यन एम्पायर के को स्टडी करने का। सो इस तरह से आज हमने 3 जो लोग हैं इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और चाणक्य इनको स्टडी किया। अगले लेक्चर में हम अशोक को स्टडी करेंगे। देखिए अशोक के लिए मैं इसीलिए अलग से लेक्चर बना रहा हूँ क्योंकि अशोक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें हमारे पास रखना पड़ता है तो हम इसे अलग से स्टडी करेंगे। तो अगले इसमें हम अशोक को स्टडी करेंगे उनको